नमस्कार, मैं हूं शंकर यादव और आप देख रहे हैं नेटवर्क 7 न्यूज़। आज हम एक ऐसे राजनेता की बात करेंगे जो देश में लाल कार्डधारी के सूत्रधार रहे हैं। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, छात्र जीवन से लेकर के और जेपी के सेनानी कहे जाने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव को पूरे बिहार नहीं बल्कि पूरे देश में जाना जाता है। वे लाल कार्डधारी सूत्रधार हैं। आज कोरोना काल में जो मोदी सरकार निःशुल्क अनाज लोगों में वितरित कर रही है, वो और सिर्फ देवेंद्र प्रसाद यादव का दिन है। तो आइए हम खुद जुड़ते हैं देवेंद्र प्रसाद यादव जी से। देवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप ये बताइए, आपने 4 दशक आपकी राजनीति रही, 4 दशक छात्र जीवन से लेकर के जेपी सेनानी बने, उसके बाद आप विधायक के एमएलसी बने और 5 टर्म संसद में गए और एक बार मंत्री बना। आपको लाल कार्डधारी सूत्र के नाम से जाना जाता है। उसमें आपको क्या क्या परेशानियां थी उस वक्त और आज कितना लोगों को कारगर हो रहा है, ये देश जानना चाहता है। देखिए, जहाँ तक लाल कार्ड का मामला है, एपीएल बीपीएल योजना है, ये लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली है। पहले देश में जन वितरण प्रणाली चल रहा था, उसको हमने रिवैम्प करके और अब कैबिनेट में लाया। देवगौड़ा जी उस समय प्राइम मिनिस्टर थे और मैं कैबिनेट मिनिस्टर था भारत सरकार में खाद्य एवं आपूर्ति का। तो मैंने एक प्रोजेक्ट लाया और वो प्रोजेक्ट लॉन्च हो गया। संजोग है कि कैबिनेट में स्वीकृति मिल गई केंद्रीय कैबिनेट से। इस योजना के तहत 2 रुपये किलो गेहूँ और 3 रुपये किलो चावल जो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग हैं, इस देश में उस समय में लगभग 40 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे योजना आयोग ने इसको आंका था, क्योंकि योजना आयोग ही बीपीएल का एस्टीमेट दे सकते हैं, ये फूड मिनिस्ट्री नहीं दे सकती। तो वहाँ से योजना आयोग से मिले। उसमें तत्कालीन मधु दनबते साहब डिप्टी चेयरमैन थे योजना आयोग जी 96। तो ये हमने 97 में लॉन्च कर दी। ये योजना लॉन्च हो गई देश में, जो आज कम से कम भूखमरी पर पूरी तरह तो नहीं कहा जाए, वो कहीं कहीं जब वितरण में गड़बड़ी होती है, क्योंकि वितरण का काम राज्य सरकार का है और केंद्र सरकार का काम केवल सप्लाई करना है, आपूर्ति करना है। अनाज की आपूर्ति केंद्र सरकार करेगी और राज्य सरकार उसको वितरण का काम देखेगी। तो जहाँ जहाँ वितरण में कुछ गड़बड़ी हुआ हो या कार्ड बनाने में, आइडेंटिफिकेशन में, पहचान, जो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग हैं उनको जो पहचान करने के कुछ या डिस्ट्रिक्ट बने हुए हैं, कुछ इसमें नियम बने हुए हैं, जैसे पॉइंट्स बना हुआ है जी, कि जैसे पक्का बिल्डिंग नहीं रहना चाहिए, गरीबी रेखा का कुछ मापदंड। उसके तहत जो लोग भी आ रहे हैं उन सब लोगों को अभी कम से कम भूखमरी मिटाने का इससे बढ़िया कोई योजना नहीं है। और अभी इस कोरोना काल में, महामारी में, इतने बड़े संकट के काल में वही एक योजना है जो जनता के लिए वरदान साबित हो रहा है। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लगभग 40 करोड़ है। अभी वर्तमान केंद्रीय सरकार 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क नवंबर तक की योजना का घोषणा किया है, देने का निःशुल्क। तो आप देने का नवंबर तक घोषणा तो कर दिए हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, ये कोई राहत नहीं है। ये तो 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल गरीबों को इसलिए मुहैया करा जा रहा है कि भूख से कोई आदमी नहीं मरे। इस पर कई बार सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्णय दिया है इस आशय का कि सरकार की जिम्मेदारी है कि भूख से किसी को नहीं मरना चाहिए, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त अनाज का भंडार है। आप देख रहे होंगे कई बार अनाज के भंडारों को, जो अनाज का भंडार है उसका रख रखाव नहीं हो पाता और वो अनाज में ही अनाज खराब हो जाते हैं, क्योंकि हर 2 साल पर अनाज को निकासी होना चाहिए। तो इसलिए मैंने एक योजना लाया था जिसका योजना का नाम है लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मतलब पीडीएस, फोकस ऑन पुअर। और यह योजना आज फ्रूटफुल है, लाभदायक है, यहाँ तक कि कोरोना काल में वरदान साबित हो रहा है। इसके लिए कि हमको खुशी है। कम से कम 96-97 की योजना आज भी काम आ रहा है। ये अपने आप में एक तनहा ये वेलफेयर स्कीम है। आपको बहुत प्रसन्नता होती है कि आज जो आपने उस वक्त जो काम किया और वो आज लोगों के लिए काफ़ी वरदान साबित हो रहा है। उसी तरह से एक अपने स्मार्ट कार्ड की भी बात कही है संसद जब अभी 2008 में हमने एक प्रथम मूवर के हैसियत से पार्लियामेंट में एक प्राइवेट मेंबर संकल्प लाया था, बिल लाया था। उसको सरकार ने सिद्धांत स्वीकार करके, और मैं 6 में लाया था 2006 में। इसके लिए मैंने प्रदर्शन भी किया था जंतर मंतर, बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ था। तत्कालीन लेबर मिनिस्टर थे ऑस्कर फर्नांडिस,
ऑस्कर फर्नांडिस कांग्रेस के लेबर मिनिस्टर थे और मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे। तो उस समय में ऑस्कर फर्नांडिस स्वयं जंतर मंतर पर जाकर मेरा ज्ञापन लिया था। और मैं समझता हूँ बिहार, उत्तर प्रदेश, तमाम पूर्वांचल के जो गरीब लोग हैं, काफ़ी संख्या में लोग रिक्शा चलाने वाला, तांगा चलाने वाला, फल पटरी बेचने वाला, सभी लोग आए थे। और उस समय में ही स्मार्ट कार्ड आगे चल के 2008 में सरकार ने मोहर लगा दी। उसके तहत सरकार 30,000 रुपया किसी भी असंगठित मजदूर, ये कारखाना के मजदूर नहीं है, ये सभी असंगठित मजदूर हैं, जैसे कृषि मजदूर हुआ, कुदाली चलाने वाला, हल चलाने वाला, गांव में खेती करने वाला, ऐसे जो मजदूर हैं जिनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई कारखाना नहीं है, जो आज सबसे ज़्यादा अभी प्रवासी मजदूर जिसको आप कहते हैं, आज सबसे ज़्यादा परेशान बेहाल फटेहाल कोई है तो असंगठित मजदूर। इस कोरोना काल में देखे होंगे कितना दौड़ा दौड़ी हुआ इस कोरोना में, और घर आने में क्या परेशानी हुई, किस तरह से घर बार छोड़कर बाहर राज्यों में माइग्रेंट लेबर, जो आपको प्रवासी मजदूर है, ये सभी माइग्रेंट लेबर है। इन माइग्रेंट लेबर को भी कभी इलाज की जरूरत होगी तो महाजन के पास नहीं जाना पड़े, कर्ज नहीं लेना पड़े, कम से कम 30,000 रुपया उसको भारत सरकार दे। तो 75% इसमें भारत सरकार देती है, 25% मैचिंग ग्रांट स्टेट गवर्नमेंट देती है। तो ये अभी, जहाँ तक राजनीति का सवाल आप जिक्र कर रहे, राजनीति क्या हो रहा है, अभी न समाजवाद है और न गांधीवाद चल रहा है। अभी न समाजवाद है, न गांधीवाद है, न साम्यवाद है, अभी सिर्फ सत्तावाद चल रहा है। और पूरे देश में मिलावटी सरकारें चल रही हैं। तो मिलावट कैसे रुकेगा? हर क्षेत्र में मिलावट रहेगी, इसलिए समस्या रहेगा। समस्या के निदान के लिए सिद्धांत के बिना राजनीति जब तक होती रहेगी, गांधी जी ने कहा है ये सामाजिक पाप है, सिद्धांत के बिना राजनीति। इसीलिए सिद्धांत पर आना होगा राजनीति को। सिद्धांत के बगैर जब तक राजनीति होती रहेगी तब तक जनता को परेशानी रहेगी। सिद्धांत से जब तक राजनीति नहीं जुड़ेगी, राजनीति केवल नीति नदारत है। राजनीति से केवल राज के लिए राजनीति हो रही है। जब तक नीति को जोड़कर राजनीति नहीं होगी तब, क्योंकि राजनीति कृष्ण भी किया था। राजनीति तो बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन इस राजनीति का स्तर इतना घट गया है कि आज राजनीति के विषय में जब गांव चौराहा पे जाइएगा तो कहेगा लोग हमारे साथ राजनीति मत करिए, मतलब चालाकी मत करिए। राजनीति करने वालों को चालाकों की श्रेणी में चला गया है। ये हमारे लिए 4 दशक में सबसे दुखद दिन मैं देख रहा हूँ। चालाक नहीं, राजनीति तो देश प्रेम की बात है। राजनीति तो राष्ट्र प्रेम जो करते थे, त्याग करने वाले लोग, समर्पण करने वाले लोगों के लिए राजनीति था। राजनीति में चरित्र निर्माण होता था। अब राजनीति में चरित्र निर्माण नहीं होता है, राजनीति में फ्रॉडिज्म होता है, राजनीति में ठगी चलता है, राजनीति में टिकट बिकता है पार्टियों का। और राजनीति अब सत्याग्रह से आर्थिक सुधार तक चला गया, और आर्थिक सुधार के बाद अब राजनीति बिल्कुल चंडाली की स्टेज पर पहुंच गया। आर्थिक सुधार के बाद भावना सौदागरी में आ गया। 3 स्टेज हुआ है राजनीति का। गांधी जी के टाइम में सत्याग्रह, मनमोहन सिंह के समय में नई आर्थिक नीति, आर्थिक सुधार। अब आर्थिक सुधार के बाद आप देख रहे हैं कहाँ चली गई राजनीति। अब तो व्यक्तिगत स्वार्थ इतना प्रबल हो गया है कि राजनेता और राजनीति को लोग कहते हैं राजनीति में, गांव में बोलचाल की भाषा में, गांव की बोलचाल की भाषा कम महत्वपूर्ण नहीं है। गांव के लोग कहते हैं हमारे साथ भाई राजनीति मत करो, मतलब धोखा मत दो, चालाकी मत करो। ये राजनीति का स्तर गिर गया है। और इससे ज़्यादा मैं कुछ धन्यवाद लगा हुआ, लेकिन जीएसटी नहीं है। अफसोस हो, जितने सामान आप खरीदेंगे सब पर जीएसटी लगेगा, लेकिन पेट्रोल डीजल पर जीएसटी नहीं है। ये बहुत ही रहस्यमय सवाल है। इंटरनेशनल मार्केट में पर बैरल का दाम घट भी जाता है, कच्चा तेल का, क्रूड ऑयल का, लेकिन भारत में पेट्रोल का दाम बढ़ते ही चला जाता है। ये अपने आप में एक रहस्यमय बात है कि भारत सरकार के लिए पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ाना कामधेनु की तरह है। ये कमाई नफा कमाते हैं, अंतिम जनता की जेबी से लूट हो रही है। अंतिम बात मैं यही कह रहा हूँ, जनता 5 लीटर लेती है, या मतलब जिसको गाड़ी है ज़्यादा लेती है 25-30 लीटर 50 लीटर। उनको पता नहीं चलता है महंगाई का, उतना दिखता नहीं है। उनके जेबी से लूट हो रही है सरकार के जरिए, वैट के जरिए, और कस्टम ड्यूटी 11 लाख करोड़ साल में, और बंटवारा कितना हो रहा है 2 लाख करोड़। यदि इस बात का रहस्य को समझ जाएगी जनता तो समझ जाएगा कि हमारी वास्तविक स्थिति क्या है। मिथिलांचल हर वर्ष बाढ़ से ग्रसित रहता है,
तो इसका कोई समाधान क्यों नहीं निकाल पा रहे? आपको मालूम है कि हम लोग 2002 में हम लोगों ने बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था दिल्ली में। 11 दिसंबर 2002 पार्लियामेंट के मेंबर ही थे हम। और मैं उस समय में इतना बड़ा बाढ़ सुखाड़ को अस्थायी समाधान के लिए हम लोगों ने लड़ाई की थी। उसमें नेपाल और भारत में कुछ कार्यालय भी खुलने का ऐलान हुआ था। तत्कालीन वित्त मंत्री थे जसवंत सिन्हा, और उसमें ये तय हुआ, एनडीए की सरकार थी 2002 में, और ये तय हुआ कि ठीक है ज्वाइंट प्रोजेक्ट कार्यालय खुलेगा विराटनगर में, कुड़ेले में, लाहान में, जनकपुर में, बराह क्षेत्र में। और उससे भारत और नेपाल के इंजीनियर ज्वाइंट डीपी और डीपीआर बनाएंगे, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, और उस रिपोर्ट के आधार पर जो भी खर्च होगी भारत सरकार वहन करेगी, और वो हाई लेवल डैम बन करके पानी को कंट्रोल किया जाएगा। जो पानी की ज़रूरत है नेपाल को नेपाल लेगी, और जो पानी नहीं ज़रूरत है वो भारत को मिलेगा। इस तरह के एक एग्रीमेंट 2000 में ही हुआ था नेपाल से भारत का। आज तक उस समझौता आज धूल चाट रहा है। भारत और नेपाल में कोई राष्ट्रीय केंद्र, जबकि डबल इंजन की सरकार है केंद्र यहाँ बिहार में, तो ये सब मिल करके यदि प्रयास करते तो अस्थायी समाधान जब तक नहीं होगा तब तक इसी तरह से बाहर से मिथिलांचल और खास करके ये 7 राज्य यहाँ से आसाम तक, बंगाल तक सब परेशान होते रहेंगे, और सारा इंफ्रास्ट्रक्चर मिथिलांचल में ध्वस्त हो जाता है, स्कूल से लेकर तटबंध से लेकर। और अभी करोड़ों रुपया का तो फसल लगा हुआ जो धान होगा वो बर्बाद हो जाएगा, डूब जाएगा। आप देखे होंगे कितना जल जमाव। तो मूल समस्या के लिए कोई लड़ाई नहीं दे रही है सरकारी स्तर पर, और न जनता में। जनता तो भाई जगाने की चीज़ है, जनता तो जगाने की चीज़ है, सोया हुआ शेर है, स्लीपिंग टाइगर है जनता। अब ये जग जाएगी तो इनके अधिकार के लिए कुछ होगा। सरकार को तो जगना चाहिए, जिनको वोट मिला है, मैंडेट मिला है, जनादेश मिला है, उसको तो कम से कम अस्थायी समाधान, बाढ़ सुखाड़ का जब तक अस्थायी समाधान नहीं होगा तब तक बिहार की आर्थिक तंगी रहेगी। बिहार में आर्थिक स्थिति सुधार पूरी तरह नहीं हो पाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा कारण है बाढ़ सुखाड़। हर साल 6 महीना बाढ़, 6 महीना सुखाड़, यही नियति बन गया है मिथिलांचल का 21 जिला का, उत्तर बिहार के 21 जिला का, और उधर 16 जिला सुखाड़ दक्षिण बिहार का। इसीलिए हम पूरे बिहार की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत बड़ी समस्या है बाढ़ और सुखाड़। इसके लिए व्यापक सबको दल से ऊपर उठना होगा। दलों की सीमाओं में रहकर इस समस्या का हल नहीं हो सकता है। दलों की सीमा से ऊपर उठकर इस पर विचार करें, और केंद्र सरकार और राज्य सरकार पूरी तरह इसके लिए समर्पित होकर काम करे तो रास्ता निकल सकता है। जो वेयर देयर इज विल देयर इज वे। जब इच्छा शक्ति है तो रास्ता है, इच्छा शक्ति नहीं है तो रास्ता क्या होगा। और सरकार तो सब सिस्टम से चलता है, तंत्र चलाता है। इच्छा शक्ति सरकार की होनी चाहिए, तंत्र तो सब एक ही रहता है। आज सिस्टम कहता है फेल है, काम नहीं कर रहा। सिस्टम है कि सरकार चाहे तो सिस्टम कायदे से आ सकता है पटरी पर, लेकिन लाएगा कौन पटरी पर। इसीलिए आज भावना का सौदागरी चल रहा है राजनीति में। अब मूलभूत सुविधा से जनता इसीलिए वंचित है। ये खामियाजा जनता को खुद भुगतना पड़ रहा है। जातीय ध्रुवीकरण और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण न लोकतंत्र के लिए अच्छा है, न देश के लिए अच्छा है, न प्रदेश के लिए अच्छा है, न क्षेत्र के लिए अच्छा है, न समाज के लिए अच्छा है। जब तक राजनीति में विकास मुद्दा नहीं रहेगा, राजनीति में जब तक मुद्दा से जुड़ कर राजनीति नहीं किया जाएगा, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, गरीबी है, भ्रष्टाचार तो समुद्र लड़ा रहा है। क्योंकि जब ये राजनीति, अब लास्ट पॉइंट में कह रहा हूँ, राजनीति शुरू हुआ सत्याग्रह से, गांधी जी ने आज़ादी के टाइम में, यही चंपारण है। बिहार तो प्रयोग स्थल है जी। जेपी सूरज बाबू की लाश गिरा, पटना में आंदोलन हो गया, उनके लाश पर ये 74 आंदोलन है जिसमें हम लोग आए, जेपी मोमेंट। बिहार एक ऐसा प्रयोग स्थल है जिसमें बीपी सिंह निकले वहीं से और 89 में प्रयोग किए और सत्ता परिवर्तन हुआ। जे 42 का मोमेंट है वो भी चंपारण में, उससे पहले गांधी जी बहुत पहले आ गए थे भितियारबाग, और वहाँ से प्रयोग स्थल। इसलिए बिहार पूरे देश को दिशा देती है, और बिहार एक प्रयोग स्थल है हर क्रांति का, हर संघर्ष का। इसीलिए मैं समझता हूँ इस प्रयोग स्थल में यदि बिहार को एक प्रयोग स्थल बनाया जाए तो फिर देश राजनीति सुदृढ़ हो सकती है, पटरी पर आ सकता है, और मूलभूत समस्याओं से लोग जुड़ सकते हैं। लेकिन जब तक ये भावना की सौदागरी चलती रहेगी तो मैं समझता हूँ इस ध्रुवीकरण से जनता को खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं है।
जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना इतना बहुमूल्य समय दिया। तो ये थे पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव जो हमसे रूबरू हो रहे थे। मैं आपको बता दूं थे कि जिन्होंने ही जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जो बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, फुलपरास से वे विधायक बने थे और 3 महीने की विधायकी से उन्होंने इस्तीफा दिया था, तब जाकर कर्पूरी ठाकुर बिहार के सीएम बने थे। तो ये जो आज की जो युवा पीढ़ी है जो राजनीति में जाना चाहती है और लोगों को सीखने की जरूरत है देवेंद्र प्रसाद यादव से, बिना कुछ कहे हुए किसी को भी टीका टिप्पणी देते हुए इन्होंने बहुत सारी बातें कही है। सहयोगी हिरन के साथ शंकर यादव, नेटवर्क 7 न्यूज़, फुलपरास, मधुबनी।